नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा 2022 के लिए हम लोग आज से टॉपिक वाइज स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके सिलेबस के मुताबिक जो पहला चैप्टर है वो है भारतीय इतिहास का प्राचीन भारत, और इसमें भी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित सबसे पहले हम थियरी पढ़ेंगे और फिर उस पर आधारित एमसीक्यूज और जो पूर्व परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों के अभ्यास भी करेंगे। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्लास आपकी स्टार्ट हुई है यह सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा के लिए ही नहीं, वरन अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी सोशल साइंस की मुख्य सेविका की मुख्य परीक्षा जो होने वाली है, आरओ खंड शिक्षा अधिकारी, एसएससी, पुलिस भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह क्लास उतनी ही उपयोगी है। तो नियमित रूप से ये क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आपकी एक शानदार तैयारी यहाँ पर हो जाएगी और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा है? यही है सिंधु घाटी की सभ्यता वाला जो पोर्शन है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो इसको जो है 3 कालों में आप बांट सकते हैं। एक होगा पूर्व हड़प्पा काल 3300 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक, एक परिपक्व काल आएगा 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक, एक आता है उत्तरार्ध हड़प्पा काल 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता मानी जाती है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्हीं क्षेत्रों में यह विकसित हुई है। ये क्षेत्र जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है ये जानकारी भी आपको आगे चलकर मिल जाएगी। फिलहाल इसका जो विकास हुआ वह सिंधु और घग्गर हकड़ा यानी कि प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। दिसंबर 2014 में भिरडाणा को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है। इसमें से 925 केंद्र भारत में हैं। 80% स्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं। नए शोध में सिंधु घाटी सभ्यता से भगवान शिव और नाग के प्रमाण मिले हैं। उस आधार पर यह कहा गया है कि यह सभ्यता निषाद जाति भील से संबंधित रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो सभ्यता थी ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। तो यह उत्तर में अगर आप देखेंगे तो जम्मू के पास मांडा से दक्षिण में नीचे नर्मदा तक यह जो है विस्तृत थी। पूर्व में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा आलमगीर जो कि मेरठ में है, वहाँ से लेकर सुतकांगे डोर तक, यानी कि वर्तमान में जो बलूचिस्तान है वहीं पर मिलेगा आपको सुतकांगे डोर। तो इस प्रकार से इस सभ्यता का यहाँ पर विस्तार था। इसका क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से पहले जो काल रहा है पाषाण काल, वो भी 3 कालों में बटा हुआ है। तो हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। इसे आप पैलियोलिथिक पीरियड भी कहेंगे। इसका जो समय है वो है 2.5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, यानी कि 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। यह काल आखेटक और खाद्य संग्राहक काल यानी कि हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पीरियड के रूप में जाना जाता है। इस काल में मानव कहाँ पर रहता था? गुफाओं में रहता था। निम्न पूरा पाषाण में मनुष्य ने हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी और क्लीवर बनाना शुरू कर दिया था। इस काल में मनुष्य अग्नि का प्रयोग करना सीख गया था, क्योंकि अग्नि जो था वो ऑटोमेटिकली, आप भी देखते होंगे वर्तमान समय में भी जंगलों में आग अपने आप लगती है। तो जंगलों में जब आग लगी होगी तो उसमें कुछ जानवर जलकर मर गए होंगे। उन जानवरों को जब इंसान ने खाया होगा, उस समय का जो इंसान था आदिमानव, उसने खाया होगा तो उसे महसूस हुआ होगा कि आग जो है यह भोजन को और स्वादिष्ट बना सकती है। आग से पशु जो हैं वो डरते हैं, आग से रोशनी मिलती है, तो इसका प्रयोग वो सीख गया था निम्न पूरा पाषाण काल में ही। बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। इसको कहेंगे आप मेसोलिथिक पीरियड।
इसका जो समय माना जाता है 9000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक। इस काल में मनुष्य पशुपालक बन गया था, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री वो सीख गया था। इस काल की लघु विशेषताएं लघु पाषाण यानी कि माइक्रोलिथ उपकरण हैं जो क्वार्टजाइट के स्थान पर एगेट, जेस्पर और चर्ट के बने हुए थे। इस काल के मनुष्य ने झोपड़ियां यानी कि हट्स बनाकर ग्रुप में रहना शुरू कर दिया था। उसने चक्र या पहिए की खोज भी कर ली थी। इसके बाद आता है नवपाषाण काल, इसको कहेंगे आप नियोलिथिक पीरियड। इसका समय माना जाता है 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक। तो ले मैसूरियर ने सबसे पहले टोंस नदी घाटी में इस काल के उपकरण को खोजा। मेहरगढ़, ये वर्तमान में मिलेगा आपको कहाँ पर, पाकिस्तान में। तो मेहरगढ़ में कृषि के और बसावट के प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान समय में देखने को मिले हैं। चिरांद जो कि बिहार में है, कोल्डिया उत्तर प्रदेश, बुर्जहोम कश्मीर में इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इस काल में पालिशदार मृदुभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए थे। कोल्डिवा में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये याद रखना कि जो चावल के प्राचीनतम सबसे पुराने जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो वो कोल्डिवा से मिलते हैं। बुर्जहोम यानी कि कश्मीर से गर्त आवास यानी कि पिटेड रेजिडेंस भी मिला है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एनसीईआरटी की किताब में पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ाई जा रही है आपको। तो जो एनसीईआरटी का चैप्टर 1 था उसमें ये चीज़ें हम पढ़े हैं। सराय नहार राय और मादहा से अस्थायी झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल, ठीक है, इसको कहते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड। यह माना जाता है 1800 बीसी से लेकर 800 बीसी तक। तो तांबा सबसे पहली बार भारत में प्रयोग किया गया। इस काल में तांबा और पत्थर का साथ साथ प्रयोग हुआ। तांबा संभवतः 5000 ईसा पूर्व में खोजा गया था। यह मुख्य रूप से राजस्थान में प्राप्त हुआ। भारत में प्रमुख ताम्र पाषाण संस्कृतियां जो पाई गई हैं उनकी सूची आगे आप देख सकते हैं। जैसे कि एक कायत संस्कृति थी 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व में। आहार संस्कृति है 1700 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति 1500 से लेकर 1200 ईसा पूर्व और जोरवे संस्कृति 1400 से लेकर 700 ईसा पूर्व तक। तो ये जो ताम्र पाषाण युग था, काल था, चाल्कोलिथिक पीरियड था 1800 बीसी से लेकर 800 बीसी तक। तो इस काल के लोग गेहूं, धान, दाल इत्यादि की खेती तथा पशुपालन करना सीख गए थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में अहमदनगर के पास आपको मिलेगा जोरवे, यहाँ पर देखिए। मध्य भारत में कायथ तथा मालवा, ये कायथ संस्कृति है, कहाँ पर मिलेगा आपको, मध्य भारत में। पश्चिमी राजस्थान में आहार संस्कृति आपको मिलेगी। आहार नामक जो स्थान है वो कहाँ पर है, पश्चिमी राजस्थान में है। तो इन स्थानों पर यानी कि पश्चिमी महाराष्ट्र में, मध्य भारत में और पश्चिमी राजस्थान में जब खुदाई की गई तो व्यापक उत्खनन से इस काल के जो प्रमाण हैं वो प्राप्त होते हैं। कई हड़प्पा कालीन नगर जैसे कि कालीबंगन और बनावली ये ताम्र पाषाण कालीन नगर माने जाते हैं। ताम्र पाषाण कालीन लोगों ने बड़े बड़े गांवों की स्थापना की और ये खाद्य उत्पादक बन गए थे। फिलहाल शुरुआत में तो ये लोग जो फूड हंटर थे, यानी कि ये लोग एक ऐसा जीवन बिताते थे कि जो भोजन की खोज में बीतता था। बाद में ये लोग अपना जो खाना था उसको खुद ही बनाने लग गए थे। फिर आता है लौह संस्कृति यानी कि आयरन एज। याद रखना कि सबसे पहले तांबे की खोज हुई थी, तांबे की खोज के बाद फिर लोहे की खोज हुई थी। तो भारत में लोहे का प्रयोग तांबे के बाद सबसे पहले ऊपरी गंगा का दोआब, मालवा का पठार और दक्षिण भारत में महापाषाण कालीन क्षेत्रों में हुआ। इस संस्कृति का जो कालक्रम है यानी कि लौह संस्कृति जो मानी जाती है यह 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। लोहे के पहले प्रमाण मेरठ के पास आलमगीरपुर से प्राप्त हुए हैं। कब प्राप्त हुए? 1000 बीसी में। तभी से माना जाता है कि 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक ये लौह संस्कृति आयरन एज का समय रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो पाषाण काल था वो बीता। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत होती है। तो हड़प्पा सभ्यता, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी यानी कि ब्रोंज एज कल्चर थी। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के संरक्षण गाइडेंस में वर्तमान पाकिस्तान स्थित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो एक्सकेवेशन था, उत्खनन कार्य करवाया गया था। ठीक है, श्री राय बहादुर दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो सर जॉन मार्शल के संरक्षण में पाकिस्तान में श्री राय बहादुर दयाराम साहनी, हड़प्पा की खोज और मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया गया था राखाल दास बनर्जी के द्वारा।
इस सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। याद रखना कि अगर आपसे कोई कहे सिंधु सभ्यता, या कहे हड़प्पा सभ्यता, या फिर कहे सिंधु घाटी की सभ्यता, तो ये तीनों ही सभ्यताएं जो थी वो एक ही सभ्यता है। यहाँ पर देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है यह आधुनिक नाम है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया था डॉक्टर व्हीलर के द्वारा। इसका जो क्षेत्रफल था, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता कर लीजिए या हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बता दिया है कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। और ये जो सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार में विस्तृत थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। तो ये लगभग त्रिभुजाकार में ये जो सभ्यता थी, ये आप देख रहे हैं कि त्रिभुज के आकार में सभ्यता जो थी इसका विस्तार था। इसके बाद हम बात करें तो ये जो सभ्यता थी पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई थी वो थी 1600 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट ये जो सभ्यता थी वो 1600 किलोमीटर थी। और उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई थी वो थी 1100 किलोमीटर। समुद्र तट की जो लंबाई थी वो थी 1300 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये सभ्यता जो थी वो विस्तृत थी। सभ्यता का जो क्षेत्रीय विस्तार था इससे भी कई प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो इसको भी याद कर लीजिए। जैसे कि जब आप जाएंगे सिंध क्षेत्र में तो वहाँ पर आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, चन्हुदड़ो और अली मुराद। बलूचिस्तान में आपको मिलेगा मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, राणा घुंडई, डाबरकोट और बालाकोट। अफगानिस्तान में मिलेगा आपको मुंडीगढ़। देखो ये जो नाम है ये अभी आपको लग रहा होगा कि याद नहीं हो पा रहे हैं, कैसे याद होगा, तो आसानी से याद हो जाएगा। आगे चलकर जब इन नामों का प्रयोग मैं आपसे करूंगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये नाम कहाँ पर है, किस क्षेत्र में है। इसके बाद आता है पश्चिमी पंजाब। तो पश्चिमी पंजाब ये हड़प्पा नामक जो स्थल है ये पश्चिमी पंजाब में पाया गया। गुजरात में पाया गया धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा, भगतराव, रंगपुर, और यहाँ पर देखिए रोजदी, देसलपुर और प्रभासपट्टनम। कई बार विकल्प में देसलपुर का नाम भी आता है और रोजदी का भी नाम आता है कि कौन सा स्थल ऐसा है जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में शामिल नहीं था। तो ये 2 विकल्प दे देगा, इसके बाद कोई एक विकल्प दे देगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इनके नाम अक्सर जो होते हैं वो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि ये भी जो स्थल हैं ये हड़प्पा कालीन स्थल ही है। राजस्थान में क्या क्या मिलेगा आपको, कालीबंगा मिलेगा और मिथल मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मानपुर और हुलास। हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, और पंजाब में मिलेगा आपको क्या, रोपड़। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार हो गया। इसके बाद बात करते हैं सिंधु सभ्यता का कालक्रम क्या था। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार इसका जो समय था वो था 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी तक। जबकि व्हीलर महोदय कहते हैं कि ये जो सभ्यता थी वो 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक रही होगी। रेडियो कार्बन पद्धति हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम बताती है वो बताती है 2350 से लेकर 1750, और यही सर्वमान्य है। एनसीईआरटी की किताबों में आपको मिलेगा 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक है, बीसी का मतलब ईसा पूर्व है, ये याद तो आपको पता ही होगा। तो सर्वमान्य क्या माना जाता है, 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच ये जो समय है इसको लगभग हर जगह मान्यता आपको मिल जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अगर ये विकल्प है तो इस पर आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नगर क्षेत्र और खोजकर्ता। तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में बनते हैं। यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको दे दी गई है, इससे इतर आपसे कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, और ये रावी नदी के तट पर खोजा गया। मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो इसकी खोज हुई वर्ष 1922 में। आर.डी. बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया था सिंधु नदी के तट पर। आमरी 1929 में एम.जी. मजूमदार। चन्हुदड़ो 1931 में एम.जी. मजूमदार। कोटदीजी 1955 में एफ.ए. खान सिंधु नदी के तट पर। सुरकोटदा 1964 में जे.पी. जोशी के नेतृत्व में। रोपड़ 1953 में वाई.डी. शर्मा के नेतृत्व में सतलज नदी के तट पर। कालीबंगा 1951 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में घग्गर नदी के तट पर। बनावली 1973-74 में आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में भोगवा नदी के तट पर। धौलावीरा 1967-68 में जे.पी. जोशी के नेतृत्व में। लोथल 1957 में एस.आर. राव के नेतृत्व में। तो ये नगर क्षेत्र और उनकी खोजकर्ता की कंप्लीट लिस्ट आपके सामने है। भवनों में देखिए कच्ची ईंट, पक्की ईंट, अलंकृत ईंट और यल आकार की ईंट का प्रयोग उस समय किया जाता था। उस समय जो भवन मिले हैं उसमें कच्ची, पक्की, अलंकृत ईंटों और यल आकार की ईंटों का प्रयोग भी किया जाता था। इस प्रकार की ईंटें भी आपको देखने को उस समय मिल जाएंगी। ईंट का जो अनुपात होता था
अगर जो ईंट होती थी इसका जो अनुपात था, तो इस प्रकार से ईंटें बनती है ना, तो इसका जो अनुपात था वो क्या था, देखिए 1:2:4, ठीक है। ये जो मोटाई थी ये 1 थी और इसकी जो ये 4 हो जाएगी लंबाई और ये 2, यानी कि लंबाई जो थी अगर चौड़ाई 1 और इसकी जो चौड़ाई है मोटाई होगी 2 और लंबाई हो गई 4, तो ये अनुपात था। जो समाज था वो मातृ प्रधान था, संभवतः वर्ग विभाजित समाज था। वर्तमान में जो व्यवस्था देखने को मिलती है लगभग इसी के समकक्ष कोई व्यवस्था उस समय भी रही होगी, ये माना जाता है। तकनीकी तौर पर यह जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता जो कि इसके बाद विकसित हुई उन लोगों से यह समृद्ध थी। मुख्य फसलों में माना जाता है गेहूं और जौ थे, लेकिन चावल के उत्पादन का प्रमाण भी मिलता है कहाँ से, लोथल और रंगपुर से, यानी कि गुजरात से। इसके अतिरिक्त खजूर, सरसों, तिल, मटर, बाजरा, नारियल, तरबूज, अनाज और नींबू के भी साक्ष्य मिले हैं। याद रखिए कि रागी और गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पशुपालन किन किन जीवों को लोग पालते थे, तो बैल, गाय, भैंस, बकरी, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट, हाथी और बाघ। हालांकि बाघ पाले नहीं जाते थे लेकिन इसका साक्ष्य मिलता है, कुछ जानवर ऐसे थे जो कि उस समय रहे होंगे, ये माना जाता है। कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य रानी घुंडई बलूचिस्तान के दूसरे चरण की खुदाई में मिले हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कुबड़ वाले बैल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो बलूचिस्तान की रानी घुंडई से। भेड़ बकरी पालतू पशु थे, लेकिन ऊन निकालने से उस समय के लोग जो थे वो अपरिचित थे, क्योंकि ऊन के प्रयोग के बारे में साक्ष्य नहीं मिलता है। भारतीय गंडा का एकमात्र प्रमाण मिलता है आमरी से। ऊंट की जो हड्डियां हैं उसका प्रमाण मिलता है कालीबंगा से। शेर का प्रमाण नहीं मिलता है, मतलब उस समय जो शेर था पता नहीं था कि नहीं था, नहीं मालूम। गाय की अस्थियों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन गाय जो थे पालतू पशु मानी जाती थी, यानी कि इनकी जो गाय की अस्थियां रही होंगी, यानी कि गाय जब मर जाती थी तो उसकी अस्थियों का भी अंतिम संस्कार किया जाता रहा होगा। घोड़े का साक्ष्य मिलता है मोहनजोदड़ो, लोथल और सुतकोटदा से। मनका उद्योग, अब कुछ उद्योगों के बारे में आपको बताते हैं और ये जो उद्योग थे कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं इनके प्रमाण। जैसे जो मनका उद्योग होता है जिससे मालाएं बनती थी, ये लोथल और चंदोड़ों में इनकी जो कंपनियां रही होंगी, फैक्ट्री रही होगी। चूड़ी उद्योग विकसित रहा होगा चंदोड़ों और कालीबंगन में। हाथी दांत का जो उद्योग था वो गुजरात में विकसित था। शंख उद्योग था बालाकोट में, लोथल में, रंगपुर और कोटदीजी में। जबकि स्टोन उद्योग जो पत्थर का उद्योग था वो अमरी, राखीगढ़ी और सुतकांगेडोर में था। तो इसके प्रमाण मिलते हैं कि इसकी फैक्ट्रियां उस समय थी इन स्थानों पर। चांदी जो थी उसका प्रयोग होता था, ये मंगाई जाती थी अफगानिस्तान से, ईरान से, बलूचिस्तान से और अरब से। सोने का भी प्रयोग होता था दक्कन, कोलार की खान से, अफगानिस्तान से और फ्रांस से मंगाया जाता था। तांबा आता था खेतड़ी और ओमान से। सीसा आता था ईरान और अफगानिस्तान से। टीन आता था अफगानिस्तान और हजारीबाग से। याद रखिए कि लोथल और देसलपुर से तांबे की मोहरें मिली हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक संख्या में मोहरें मिली हैं और मोहरों पर स्वस्तिक का निशान है। कालीबंगा की मोहर पर बाघ का चित्र मिला है, यह एकमात्र साक्ष्य है बाघ का, ठीक है। कालीबंगा की जो मोहर मिली है उस पर बाघ का चित्र है। और हालांकि मोहरें तो मिली हैं लेकिन मोहरें जो थी वो सिर्फ मतलब प्रमाण के तौर पर प्रयोग में लाई जाती थी, वहाँ पर वस्तु विनिमय होता था, यानी कि वो एक ऐसा समय था जब आप गुड़ देकर बदले में कुछ ले सकते थे, यानी कि वस्तु विनिमय होता था। अगर आपको गेहूं खाना है तो चावल से बदल लीजिए, इस प्रकार से उस समय व्यापार चलता था। मेलुहा का संबंध मोहनजोदड़ो से था। मेलुहा का नाम आपने सुना होगा, एक अमित त्रिपाठी की किताब आई थी शिवा ट्रायलॉजी में, मेलुहा के मृत्युंजय। तो जो मेलुहा था वो माना जाता है कि मोहनजोदड़ो का नाम मेलुहा रहा होगा। दिलमुन का संबंध बहरीन से है। मागन का संबंध है मकरान तट से। देव मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है क्योंकि ये जो समाज था वो मात्र प्रधान था। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, तो पुजारी का सिर मिला है, कांसे की नर्तकी मिली है, विशाल स्नानागार मिला है और अन्नागार मिला है। ये सारी चीज़ें अगर आप और इंटरेस्टिंग वे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप एनसीईआरटी चैप्टर 1 को देखिए, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि उस समय जो पूजा होती थी वो मातृ देवी की होती थी। मोहनजोदड़ो से पशुपत की मुहर मिली है, ये जो मुहर है ये पशुपत की मुहर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर योगी की एक प्रतिमा है, ये योगी की प्रतिमा है। यहाँ पर देखिए 4 जानवर मिले हैं, ये आपको बाघ और यहाँ पर भैंसा है, गैंडा है और हाथी है। नीचे 2 हिरण के भी चित्र यहाँ पर मिलते हैं। लिंग यानी कि फलस और योनि यानी कि वेजिना की उपासना के साक्ष्य भी मिले हैं।
लिपि जो मिली है वो हड़प्पा लिपि कही जाती है। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसका जो प्राचीनतम नमूना है वो 1957 में मिला है। लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है। तो इस प्रकार से ये जो सभ्यता थी इसका पतन भी हुआ। पतन किन कारणों से हुआ इसके बारे में जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो उनकी सम्मति है वो एक जैसी नहीं है। व्हीलर कहते हैं कि इंद्र के कारण ये जो सभ्यता थी नष्ट हो गई थी। अब इंद्र जो है वो वर्षा के देवता माने जाते हैं, तो मतलब व्हीलर मानते हैं कि वर्षा के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। मार्शल और मैके कहते हैं कि सिंधु नदी के कारण इसका भी मूल रूप में बाढ़ ही मानी जा सकती है। फेयर सर्विस कहते हैं पर्यावरण संकट, यानी कि उस समय जलवायु जो था उसमें तीव्र बदलाव हुआ और लोग जो थे वो विस्थापित हो गए। रंगनाथ राव मानते हैं बाढ़ को, और भी तमाम लोग हैं, तो सबके अपने अपने मत हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने प्राचीन भारत के अंतर्गत हमने पाषाण काल को पढ़ा और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, और ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब कुछ प्रश्न है आपके सामने, तो उसका उत्तर भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन होगा सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी हाँ, सुरकोटदा से। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है किससे, प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, लिपि नगर, नगर नियोजन, तांबा, या फिर मृदुभांड। सही जवाब है मृदुभांड, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उसी के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, या फिर जॉर्ज ए डेल्स। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आपके ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या फिर ग्रीक की सभ्यता। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ये गलत है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था उसी प्रकार का प्रश्न है चरहुदड़ो, कोटदीजी, सौ गौरा और देसलपुर। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि सौ गौरा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीकी को प्रयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान, यानी कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए सूचियों को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में पाई जाती है, करेक्ट है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा मिलेगी आपको दामाबाद महाराष्ट्र में नर्मदा नदी तक। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा मिलेगी आपको आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी सीमा मिलेगी आपको सुतकांगेटोर बलूचिस्तान में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ और हमने कंप्लीट रूप से यहाँ पर प्राचीन भारत के अंतर्गत अपने टॉपिक को पूर्णतया डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। PDF चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।